गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। आपका और हमारा साथ रहेगा 11 बजे तक। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस शादी की तकरीब से, उस खुशी से जो कि बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर थी। कब होगी उर्दन के शहजादे की शादी? तो फाइनली अब 1 जून को उन्होंने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस शादी में शिरकत के लिए मुमकिन तौर पर रवाना होंगे। वो भी इस शादी में शिरकत करेंगे। इन्विटेशन तो उन्हें मिला है और जो इसकी सोशल मीडिया पर आप मुख्तलिफ तकारीब देख रहे हैं, मुख्तलिफ ग्लिम्स आप देख रहे हैं, झलकियाँ आप देख रहे हैं, ये सिलसिला जो है ना तकरीबात का, वो तकरीबन जुमेरात से शुरू हुआ है और ये आगे भी काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो शहजादा है जी शहजादे हुसैन बिन अब्दुल्ला सानी और उनकी शादी हो रही है। सऊदी अरब के एक आर्किटेक्ट हैं रिजवा आल सैफ और ये इनके फादर जो है रिजवा, ये भी बिजनेसमैन है सऊदी अरब के अंदर और उन्होंने ख़ुद जो है वो न्यूयॉर्क से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो सऊदी अरब में काम कर रही थी और अब ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। रिवायती अंदाज में जो उर्दन के गाने हैं, नगमे हैं, वो बजाए जा रहे हैं। मेहंदी की रस्म हो चुकी है और 1 जून को जो है उन्होंने वो आम सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था ताकि सब जो है वो शहजादे की शादी की खुशियों को एंजॉय कर सके। तो सोशल मीडिया पर जो है ये बहुत मज़े की वीडियोस आप देख रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना प्रोग्राम में भी इसको हिस्सा बनाए। जिन्हें नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाएगा कि उर्दन के शहजादे की शादी बहुत टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर शाही शादी होती है तो फिर पूरी दुनिया की जो तवज्जो है ना वो इस शाही शादी पर ज़रूर होती है, क्योंकि एक तो रसूमात ऐसी होती हैं, फिर तकरीबात और जिस तरह से वो कल्चर को हाईलाइट करते हैं तो वो एक बड़ा फैसिनेटिंग सा होता है। तो ये हुई है जी शादी। और मैं अगर आपको बताती जाऊँ तो जो वली अहद है, उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन, वो 28 जून 1994 को ओमान में पैदा हुए थे और 2009 में शाही फरमान के ज़रिए उन्हें वली अहद नामज़द कर दिया गया था। और अब जो उर्दन के वली अहद हैं उनकी हुई है जी शादी की तकरीबात जारी हैं और बड़े उर्दन के एक फैसिनेटिंग जो रिच कल्चर है उसके साथ ये जारी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू कपल और दुआ है कि जितनी खुशी से, जितना ये खुशियों भरा त्यौहार है, उतनी खुशी से आपकी बाकी की ज़िंदगी रहे। आगे बढ़ते हैं तो हम अपने यहाँ उर्दन से आपको डायरेक्ट लेकर आते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी। पाकिस्तान में मई का महीना एवरीबॉडी नोज, एक तो गर्म भी था, दूसरा ये कि जैसे जैसे मई का महीना कूल डाउन होता गया वैसे वैसे महंगाई जो थी ना वो भी कूल डाउन होती गई। मई के स्टार्ट में महंगाई इतनी ज़्यादा थी, लोग जो है वो परेशान थे, बेहाल थे, लेकिन अब जैसे ही जून स्टार्ट हुआ और मई का एंड हुआ है 37% तक महंगाई की शरह नीचे आई है। 37% तक महंगाई में कमी हुई है। अच्छा, उसमें पेट्रोल भी कम हुआ है, उसमें डीजल भी कम हुआ है, उसमें आटा भी सस्ता हुआ है, उसमें चीनी भी सस्ती हुई है, उसमें दालें भी सस्ती हुई हैं। तो ये एक अच्छा जो खुशगवार जो हवा का झोंका है। एक तो यह है कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं पाकिस्तान में मई के महीने में, ये बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन थी। और अब इस ठंडे मौसम में मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कह रही हैं, क्या फरमा रही हैं इस महंगाई के हवाले से, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर 60 से 70 रुपए की कमी हुई है और जो आटा है और गंदम की प्राइस है उसके अंदर, और इसी तरह जो आटा और गंदम है उसमें 35 से 40 रुपए की कमी हुई। जी, मरियम औरंगज़ेब का आपने बयान सुना है। 38% 37% तक कहाँ महंगाई थी और अब उस वो नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तो क्रेडिट लेगी, लेकिन रियलिटी में क्या है? ये हुकूमत के दावे हैं। क्या वाकई में आटा सस्ता हुआ है? क्योंकि पेट्रोल हमें पता है 7 रुपये और डीजल 5 रुपये तो सस्ता हुआ है। तो LPG, आटा, चीनी, अशिया खुरनोश जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पेट्रोल कम होने के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स के किराए हैं, जो रेट है, वो क्या कम हुए हैं या नहीं कम हुए हैं, और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, हम आपको दिखाते हैं। किरण खान अपारा मार्केट इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। किरण, मुझे ये बताइए कि आप तो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और मैं आपको देख रही हूँ, क्या फलों की रेडी के सामने आप मौजूद हैं। इतने प्यारे प्यारे फल, क्या ये सस्ते हुए हैं या हम सिर्फ इनको इसी तरह कैमरा में दूर से ही देख सकते हैं? कोई ख़रीदने के काबिल भी हुए हैं? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रियलिटी में चीज़ें कुछ और हैं। हुकूमत तो दावे कर रही है कि मई में उसने काफ़ी हद तक जो है कमी कर ली है, लेकिन ऑल्दो कि इस चीज़ों की जो प्राइजेस हैं, अगर मैं पहले आपको कीमतों के हवाले से थोड़ा सा बताऊं
तो प्राइसेस कम ज़रूर हुई हैं। जैसे कि आपने बताया कि पेट्रोल जो है वो 8 रुपये सस्ता हुआ है। आटे की कीमत पे जो है इसी तरह से हम देख रहे हैं कि 30 से 40 रुपये कमी आई है, ठीक है। और जो कुकिंग ऑयल और घी है उनके प्राइसेस में भी 30 से 35 रुपये कमी तो आई है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी की बात की जाए, हम जहाँ से अभी शहरियों से भी आपकी बात करवाएंगे और बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे रेडी जहाँ पे लगी हुई है, ये जो चीज़ें हैं, अगर इसकी मैं के हवाले से बताऊँ तो आलू ये जो आप देख रही हैं ये सिर्फ अभी 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जी हाँ। और इसी तरह से अगर टमाटर की हम बात करें तो टमाटर जो है 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन जो कि हर हांडी का लाजमी जूस समझा जाता है वो 400 रुपये, और अदरक जो है वो 760 रुपये तक फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। जो जिंदा मुर्गी है जहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो वो 435 रुपये, और चिकन जो है, चिकन का गोश्त वो 692 रुपये में जहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके रेट्स के हवाले से अगर मैं बताऊँ, चीनी जो है वो 140 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। लेकिन शहरियों को ये कहना ज़रूर है कि जहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, जी हाँ। और ट्रांसपोर्ट की आपने बात की थी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम अगर बताएं तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में बिल्कुल भी जहाँ पर कमी वाक़या नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट के जो किराए एक दफ़ा जब कीमत बढ़ जाती है उनकी कीमत बिल्कुल वहीं पे है, उनमें किसी किस्म की जो है कमी वाक़या नहीं हुई है। और जो किराए हैं वो शहरियों से बिल्कुल वैसे ही वसूल किए जा रहे हैं जैसे कि पहले उनसे लिए जा रहे थे। यहाँ पर हमारे वैसे साथ बड़े एक दुख की बात है किरण, हम तो उनसे भी एक्सपेक्ट आपकी कर रहे बात थे, करवा- जैसे मरियम और एक साहिबा आई थी और हुकूमत ये कह रही थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ऐसा रियलिटी में नज़र नहीं आ रहा। आवाम क्या कह रही है उनसे भी बात करवाइएगा। और सब्जियां तो 750 में अगर अदरक मिलेगा तो बुरा ही हाल है, क्या कहते हैं शहरी? देखिए अदरक 760 रुपए में, 300 रुपए में नहीं बल्कि 760, जो कि लाजमी किसी भी हांडी का जो है लाजमी जुज़ समझा जाता है। अगर इसी हवाले से अगर मैं बाकी चीज़ों के हवाले से आपको बताऊं, तरबूज जैसे कि ये केला है ये भी अभी तक जो है 250-300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर 60 रुपये किलो में फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आड़ू जो है वो हमें 250-300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये तो हाल है, आवाम जो है फिर किस तरीके से लेगी। जहाँ हमारे से शहरी मौजूद हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। मुझे बताइए कि पेट्रोल की कीमत भी कम हो गई है, हुकूमत दावा कर रही है कि उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती कर रही है, तो क्या आवाम को और आपको कोई रिलीफ मिल पा रहा है? हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत के तो दावे ही हैं कि वो कह रही है कि ये पेट्रोल भी सस्ता हुआ, बाकी चीज़ें भी सस्ती हुआ, लेकिन गरीब आवाम को कोई उसकी जो है ना फ़ायदा नहीं है। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जब गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, जो कि बसों में IS में सफ़र करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन तो कम हो ही नहीं है। इसलिए लिहाजा दूसरी चीज़ें खाने पीने की उनमें भी इतनी कमी नहीं है जितनी हुकूमत दावे कर रही है। हुकूमत तो सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन असल तो हुकूमत जो है आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। हम लोग तो पिसे जा रहे हैं। जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो तो बिल्कुल, उनका ये आटे की लाइनें देखो लगी हुई हैं, कितना आटा है, महंगा है, दूसरी ये लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन लोग इस हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को। हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी कुछ अगर दावा करने के बजाय अमली काम करें तो वो बेहतर है। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने इनका भी सुना, ये कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ दावे ना करे बल्कि उन पर अमली इकदाम करके भी हमें दिखाए कि उसमें प्राइजेस कम हुई हैं और शहरियों को जो है रिलीफ हासिल हो रहा है। जी किरण, ये बताइएगा कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, अगर हैं तो प्लीज़ हमारी बात करवाइए उनसे, वो क्या कहती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ और हांडी पकाना तो उनका काम है, तो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ क्या यहाँ पर वो विज़िट कर रही हैं, ये जो दुकानदार हैं क्या इनके पास प्राइस लिस्ट है? देखिए, जहाँ पर प्राइस लिस्टें तो वैसे अवेजा होती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर कोई हाथ जो है उसके ऊपर उस तरीके से प्राइजेस के हवाले से अमल नहीं होता, मन माने जो है वो चीज़ें वसूल की जाती हैं। जहाँ पर खवातीन तो हैं लेकिन वो शायद जो है अभी बात करना नहीं चाह रही, कैमरा को देख के और यहाँ से चली गई हैं बहुत सारे लोगों से। लेकिन खवातीन की आपने बात की कि डेफिनेटली उन्हें घर को चलाना होता है, घर का जितना भी बजट है वो खवातीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक दिहाड़ीदार तबके के लिए, जो कि अगर पूरे दिन में 1000 रुपए कमाता है तो 1000 में तो अब सिर्फ खाना जो बनाना है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा घर तो फिर वो 1000 में अदरक ही लेकर जाएगा।
बिल्कुल देख लें, अदरक 700 से अब सिर्फ अदरक है। फिर आपने एक अगर हांडी बनानी है, उसमें सब्जी भी आपको चाहिए होगी, आपको आलू प्याज टमाटर चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, नमक मिर्च मसाले जो है वो भी चाहिए होंगे। तो बहुत मुश्किल जो है अब अवाम का गुजारा हो जाता है। इसीलिए वो हुकूमत से कहती है कि दावे ना करें, सिर्फ आप दावे करें, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे जो अवाम के साथ हो रहा है उसके ऊपर Exactly. जो है उनके हालात के ऊपर देख के शहरियों को रिलीफ दिया जाए। और किरण, इसी वजह से तो हम आपको मार्केट में भेज रहे हैं ताकि तमाम के सामने और हुकूमत के सामने कलई खुले। थैंक यू वेरी मच। आप मार्केट में मौजूद हैं, अब आप भी घर की सब्जियां ज़रूर लेके जाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सस्ती मिल जाए, कोई आपको ये कोई 10-15% ऑफ दे दे। लेकिन आवाम का जी ये बुरा हाल है। आवाम की सूरत हाल आपके सामने है कि आवाम 750 में अदरक ख़रीदने पर मजबूर है। वो टमाटर जो कि पहले ऐसा होता था कि धनिया टमाटर हरी मिर्च सब्ज़ी फरोश जो हैं वो वैसे ही दे देते थे, लेकिन अब वो भी आपको 50 रुपये किलो में मिलेंगे। ये तो रही महंगाई की सूरत हाल और हुकूमत के दावे। डॉलर की प्राइस चूँकि 27 रुपये कमी वाक़या हुई है, पेट्रोल की प्राइस पे कमी वाक़या हुई है, एलपीजी तकरीबन घरेलू सिलेंडर 450 रुपये में कमी वाक़या हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने हमने मुलाहिजा आपको दिखा दी, आपने मुलाहिजा की है। अभी जो सिचुएशन है वो है जी हुकूमत की मईशत और फिर मईशत के साथ साथ IMF। पहले ये कहा जा रहा था कि IMF से हमें जो किस्त मिलनी है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हुकूमत कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो जाए, और फिर ये कहा जा रहा था कि अगर IMF से हमें किस्त मिल जाती है तो बजट में बहुत सा रिलीफ आवाम को दिया भी जाएगा। और बहुत से मुज़ाकरात के दौर हुए IMF के, पहले जो आशा गौस पाशा साहिबा हैं उनसे भी हुए, सागदार से भी हुए, मिफ्ता इस्माइल से भी हुए। मतलब कोशिश की गई, IMF को कन्विंस किया गया कि आप हमें किसी तरीके से किस्त दे दे। फिर IMF की शराइत पर अमल भी किया गया, जो शराइत भी उन्होंने कही उस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो बेल आउट पैकेज मिलना था वो हमें नहीं मिला है। अब वो जो IMF प्रोग्राम था, 23rd प्रोग्राम था, ये IMF के साथ वो कंप्लीट किए बगैर जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि वो IMF पैकेज जो कि हमें मिलना था वो कंप्लीट किए बगैर हम नेक्स्ट आगे एक नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। अब वो नया प्रोग्राम कौन सी शराइत लेकर आएगा, वो नया प्रोग्राम में कितने टैक्सेस होंगे, वो नया प्रोग्राम जो होगा वो IMF से बजट हमारा अप्रूव्ड होने के बाद उस बजट में IMF की तरफ से कितने टैक्सेस होंगे ये सब तो पता चल ही जाएगा हमें। लेकिन हमें जाना एक ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ कराची के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। महंगाई अपनी जगह, कराची के ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन निगलेरिया, जब निगलेरिया का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने सिर्फ अगर धावा बोला है और अगर अटैक किया है इसने तो वो सिर्फ कराची के शहर कायद के बासी हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? पानी, साफ़ पानी मुयसर नहीं है कराची के लोगों को, और निगलेरिया जो है पानी में ही पैदा होने वाला जरासीम है और ये फिर अंदर जाता है मुंह के ज़रिए और उसके बाद दिमाग में जाता है कीड़ा और उसके बाद दिमाग को खा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी रिपोर्ट्स वाक़या हुई भी हैं। अब इस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, काम कितना किया जा रहा है और ऑन ग्राउंड कराची के अंदर सिचुएशन है क्या, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं PMA हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आम ज़बान में हमारे नाजरीन को समझने के लिए जो निगलेरिया है इसके सिम्टम्स हैं क्या, बेसिकली किस तरह से ये पैदा होता है, किस तरह से, क्योंकि फीवर, सर दर्द तो वैसे भी नॉर्मल हर इंसान को रहता है ऑफ एंड ऑन मौसम की तब्दीली की वजह से, लेकिन क्या इसके की फैक्टर्स क्या हैं जिससे पता चल सके कि शायद ये निगलेरिया का मरीज है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये निगलेरिया जो है ये मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि शायद ये वायरस है। निगलेरिया वायरस नहीं है और निगलेरिया बैक्टीरिया भी नहीं है और निगलेरिया एक पैरासाइट्स है जो कि अमीबा की किस्म है इसकी, और ये अमीबा साफ पानी में और उन जगहों पे होता है जैसे कि स्विमिंग है या रिवर है, झील है, या फिर आपके घर के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक होता है, इन जगहों में पाया जाता है जहाँ, क्योंकि झील से पानी आपके घरों में सप्लाई होता है, चाहे आप नल के जरिए आए या टैंकर से। तो कराची में तो उमूमन टैंकर से ही पानी आता है। बहरहाल इनमें ये पाया जाता है और ये अमीबा है।
अब ये अमीबा जब अच्छा, ये अमीबा है आप और ये ताज़ा पानी के अंदर होता है और झील में या रिवर में जहाँ से फिर वो आता है घर में, घरों के अंदर आता है वो पानी जब सप्लाई किया जाता है, और ये ताज़ा पानी के अंदर होता है, बिल्कुल डेंगू की तरह। जैसे डेंगू के बारे में कहा जाता है कि ये गंदे पानी में नहीं बल्कि साफ पानी के ऊपर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन डेंगू जो है उसका जो स्प्रेड है वो मच्छर से होता है, मच्छर से, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। लेकिन ये पानी में होता है, और पानी में जब आप नहाते हैं तो आपके जिस्म में के जरिए नहीं दाखिल होता, और ना ही ये मुंह के जरिए दाखिल होता है। जो इम्पोर्टेंट बात है आपके नाजरीन को समझने के लिए कि ये नाक के जरिए अंदर घुसता है, नाक की झिल्ली में, जिसको हम नेजल म्यूकोजा कहते हैं। और नाक से और सामने जो दिमाग का सामने का पोर्शन है, जो फ्रंटल साइड है, यानी कि आंख के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो ब्रेन है, हाँ। इसमें फौरी तौर पे चला जाता है नाक से बिल्कुल सामने, और फिर ये दिमाग को खाता है। इसीलिए हम इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, इस नेग्लेरिया को ब्रेन ईटिंग अमीबा। यानी कि ये वहां जाके जब दिमाग खाता है तो सही मानों में सिम्टम डेवलप होता है। पहले सिम्टम बहुत हल्का फुल्का होता है, अलामात बहुत हल्की फुल्की होती है, लेकिन आज कराची के लोगों को ये समझना होगा कि जैसे ही अगर किसी को सर का दर्द होना शुरू हो जाए, और सर का दर्द उमूमन हमारे यहाँ जो गलती होती है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं लोग, तो अपनी मर्जी से दवा खाते रहते हैं, जो कि जानलेवा साबित होता है वैसे भी। और अगर बीमारी कोई हो गई है तो वैसे भी आप डायग्नोज नहीं करा पाते, तो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो लिहाजा अगर किसी को सर का दर्द हो रहा है और वो एक दिन दवा खाता है और सही नहीं होता है, बल्कि उसकी तबीयत में खराबी आती है, मिसाल के तौर पे उल्टी सी महसूस होने लगती है, तबीयत बिगड़ती है, तो फिर जरूर देर ना करें, किसी को जरूर दिखाएं, क्योंकि फौरी तौर पे जब तक इसका MRI नहीं होता तब तक इस बीमारी का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे चल के आपके गर्दन थोड़ा अकड़ना शुरू हो जाता है, आपको उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, सर का दर्द बहुत शदीद हो जाता है, फिर बुखार होता है, और फिर आप ड्रॉजी होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, राइट, बिल्कुल ठीक है, ये आपने बता दिया कि इसके बाद कंडीशन हो कैसे जाती है, और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से भी आपने लोगों को आगाह कर दिया है। बट सर, इसकी प्रिकॉशंस हैं क्या? मतलब कि अगर आपने नाक के जरिए दाखिल होता है, जिसने वजू करना है नाक में तो पानी डालना है ना, तो वो उसके जरिए भी अब रोका कैसे जा सकता है? और ये जो ठंडे गर्म पानी का एक कॉन्सेप्ट है कि गर्म पानी में होता है, ठंडे पानी में भी नहीं, इसके बारे में भी बता दें। गर्म मौसम में होता है ये, यानी कि जितना ज्यादा गर्मी होगी उसमें देखा गया है कि ये पानी जो होता है इस तरह का, जैसे कि आपके अंडरग्राउंड टैंक है, ओवरहेड टैंक है, और खासकर जो यंग जनरेशन जो इस बीमारी में, अभी कराची में जो 3 लोग मरे हैं, वो यंग लोग हैं जो कि स्विमिंग करते रहे, जो स्विमिंग करते हैं लोग, जब डाइव मारते हैं, खासकर वो लोग जो डाइव मारते हैं तो प्रेशर से नाक के अंदर पानी चला जाता है। तो हमें चाहिए कि डाइविंग ना करें। लोग जो नहाते वक्त नाक के अंदर उंगली डाल के और पानी उस नाक को सफाई करते हैं, तो वो ना करें। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज है कि हुकूमत जो है क्लोरीन, ये जो नेग्लेरिया ये क्लोरीन से मर जाता है, तो हुकूमत जो है वो क्लोरीन का पानी सप्लाई करें घरों पे। प्लस जिन लोगों ने, बल्कि देखा यह है कि लोग अपने टैंक नहीं साफ करते हैं घरों का या कहीं का भी, तो घरों का टैंक या ऑफिस का, दफ्तर का, कहीं का भी साल में एक दफा जरूर साफ करें। और अभी फौरी तौर पे टैबलेट मिलते हैं क्लोरीन के, 1000 गैलन पानी में 3 टैबलेट क्लोरीन के डाल दें, तो ये नेग्लेरिया मर सकता है। दोबारा से डॉक्टर साहब, अच्छा आप क्या कह रहे हैं? 1000 गैलन में 3 क्लोरीन के मेडिसिन टैबलेट जो है बाजार में मिलते हैं, टैबलेट, हाँ जी, क्लोरीन के टैबलेट्स बाजार में बहुत फ्रीली मिलते हैं। जी जी, आप वो लीजिए और 1000 गैलन के हिसाब से आप डाल दें। किसी के अगर 2000 गैलन है तो 6 टैबलेट्स डाल दें। राइट, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके डालें ताकि आप अपनी जो है हिफाजत कर सकते हैं इस नेग्लेरिया
से, वरना ये खुदा न खास्ता जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जान है तो जहान है, बिल्कुल ये तो करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर हुकूमत नहीं भी करती है तो सेल्फ प्रिकॉशंस के लिए करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कराची, वाई कराची, मतलब ये कराची में ही ऐसा क्यों है? किसी और शहर, अल्लाह ना करे किसी और शहर में भी हो पाकिस्तान के, बट वाई कराची? देखिए, मुझे समझ में तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि जो पानी हमारे कराची में जो सप्लाई हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें क्लोरीनेशन नहीं है, और जगहों पे शायद क्लोरीन की मिकदार मौजूद है जहां पे नगलेरिया नहीं पैदा हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर जो गर्मी जिस तरह से होती है वो इसको ज्यादा, इसकी परवरिश को इन्हांस करता है। तो ये दो चीजें हैं, और ये जो तजुर्बे में बात आई है, और जो साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि जी ये नेग्लेरिया सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से मर जाता है। तो इसकी वजह यही समझ में आती है कि हमारा जो कराची के अंदर पानी सप्लाई हो रहा है वो क्लोरीनेटेड नहीं है, और हम आवाम भी अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रखते कि जिस तरह से रखना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जैसा कि आपने कहा कि जान है तो जहान है। पहले हमें अपने इतराफ में, जो अपने इलाके में जितनी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, उसके मुतालिक जानना जरूरी है, और उससे बचाव के एहतियाती तदाबीर करने चाहिए ताकि हम बचे रहें। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये मर्ज हो जाता है और वो डॉक्टर के पास, मतलब कितना अर्ली इसका इलाज स्टार्ट हो जाना चाहिए, और कितने % तक चांसेस हैं कि जो शख्स इसका शिकार हो गया नेग्लेरिया का, वो बच सकता है? बिल्कुल, अगर किसी को सर का दर्द है और उसकी तबीयत जो है वो नोजिएटिंग है, यानी कि बहुत मतली मतली सी लगती है, सर का दर्द है, और वो सर का दर्द अगर किसी टैबलेट से एक दिन में नहीं ठीक होता है, 2 दिन में नहीं ठीक होता है, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, और फौरी तौर पे उसका डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही उससे राब्ता करना चाहिए। ये नहीं कि किसी क्वैक से जाके इलाज करा लिया, पता कर लिया, तो फिर 100% इलाज है। लेकिन अगर ये नेग्लेरिया दिमाग तक पहुंच गया और उसने दिमाग को खाना शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लें कि गुनूदगी आनी शुरू हो जाएगी, गर्दन में दर्द होगा, अकड़ होगी, और फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता वो हर वक्त नींद में रहेगा, सोता रहेगा, और कंफ्यूजन होगी, उसको समझ में नहीं आएगा उसके एतराफ कौन लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है, और फिर वो कोमा में चला जाता है मरीज। तो लिहाजा ये स्टेज ना आने दे। जैसे ही सर का दर्द शुरू होता है और उल्टी सी महसूस होती है, तबीयत में खराबी होती है, बहुत तबीयत गिरी लग रही है, तो फौरी तौर पे क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो कि माहिर लोग होते हैं, उनसे जाके इस पे मशवरा करें, और वो MRI कराते हैं डॉक्टर हजरात, तो MRI से मालूम हो जाता है कि ये नेग्लेरिया के जरासीम ये है या नहीं है, MRI से कंफर्म पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आप क्लियर कर दे कि ये क्या एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है? मतलब इस तरह के बहुत से लोगों के अंदर मसले हैं कि शायद अछूत की बीमारी की तरह है ये। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी मरीज को डायग्नोज हो जाता है कि ये नेग्लेरिया इसको हुआ है, तो आप उसके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, उससे हाथ भी मिला सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं। ये जरासीम, ये अमीबा, नेग्लेरिया उस वक्त आपके जिस्म में नुकसान पहुंचाएगा जब ये आपके नाक के जरिए आपके जिस्म में जाएगा, जब उससे पहले कभी भी नहीं जाएगा। और ये नाक के जरिए उस वक्त जाएगा जब आप नेग्लेरिया वाला पानी जो है अपने नाक में डालते हैं, चला जाता है, और वो फिर भी नहीं होता। अगर आप नाक में पानी डालें तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप प्रेशर से उसको सफाई करने की कोशिश करेंगे नाक को, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा यही बात कर रहा हूं मैं कि एहतियात करें, क्लोरीनेटेड पानी का इस्तेमाल करें, और ठीक है, वबाई मर्ज नहीं है ये, और एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नेग्लेरिया वाले से जो भी इश्यूज थे और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और अगर किसी को नेग्लेरिया है उसकी अलामात क्या हैं, और उसके साथ साथ उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी जो है वो इससे जान छुड़ाई जा सकती है। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और इंडिया, जहां कोशिशें ये की जा रही हैं PCB की तरफ से
कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का मैच शायकीन को देखने के लिए मिले क्रिकेट में, क्योंकि उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, दोनों तरफ से तो नहीं, खैर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। इंडिया चाह रहा है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फेस ना करे, फेस सेविंग मांग रहे हैं वो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हॉकी की बात की जाए तो वहाँ पर मुकाबला हो गया है पाकिस्तान और इंडिया का। और अच्छी खबर ये नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर इस वजह से नहीं है कि वैसे तो थ्रू आउट पूरे हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हार जीत किसी एक की। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार टाइटल जीत लिया है। हमें हॉकी के मैदान में इंडिया से ज़रूर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये कोई रिपीटेडली फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है, चौथी मरतबा ऐसा हुआ है। और आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है उन्होंने वैसे तो थ्रू आउट इस पूरे इवेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और उसकी वजह से हुआ ये कि लेकिन मुझे गिला इस वजह से नहीं है हॉकी टीम से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, लेकिन हॉकी फेडरेशन को किस किस्म के फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि सम टाइम तो टूर्नामेंट के लिए भी रूम्स शेयर करवाए जाते हैं। रूम्स शेयर करवाने के साथ साथ वो कहते हैं हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है कि आपको टूर्नामेंट में भेजा जा सके। तैयारी तो बड़ी दूर की बात है ना कि तैयारी करवाई जाए, इंटरनेशनली जो भी मेजरमेंट्स है, जो भी अपस्केल उन्होंने अपग्रेड कर दिया हुआ है, उस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, उस तरह के इक्विपमेंट्स दिए जाए, वहाँ तक तो मीट करना ही अलग बात है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है पाकिस्तान के अंदर हॉकी की कि किसी की कोई तवज्जो नहीं है, और हॉकी प्लेयर्स बहुत बार इस चीज़ का गिला कर चुके हैं। उनके होटल्स जो थर्ड क्लास होटल्स होते हैं वहाँ पर उन्हें स्टे करवाया जाता है, फिर रूम शेयर करवाया जाता है, फिर उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि जो कम से कम मुआवजा है ना इन हॉकी प्लेयर्स को दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानी हॉकी टीम है इसने बड़ा अच्छा थ्रू आउट, अगर टूर्नामेंट किसी ने देखा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वो हार जीत किसी एक टीम की होती है, इंडिया का मुकाबला तो किया है, 0-2 से इंडिया जीत गया है, लेकिन जो वैसे पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट था, पाकिस्तान का फाइनल तक पहुंचना, यही इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ पाकिस्तान का पहुंच जाना, यही बहुत बड़ी बात थी, यही भी अचीवमेंट थी। और अब ये जब तमाम प्लेयर्स हैं इनको हुकूमत की तरफ से अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। जैसे पीसीबी पर इनामात की नवाजिश की जाती है, वैसे ही हॉकी फेडरेशन पर भी जो हॉकी प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, जो कि हॉकी को छोड़ कर जा रही हैं क्योंकि कौमी खेल पर किसी की तवज्जो नहीं है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, वज़ीर खेल का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इमरान, जो कि एक्स कैप्टन है हॉकी हमारी टीम के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद बोलेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आप तो खुद कैप्टन रहे हैं, क्या सिचुएशन है हमारी हॉकी की? बिल्कुल भी अगर मैं आपसे पूछूं, हार जीत तो अलहदा बात है, हॉकी की जो टीम है या हॉकी फेडरेशन है उसको कितनी फैसिलिटीज दी जाती है हुकूमत की जानिब से, क्या आप लोग खुश हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स को कि इन हालात के उन्होंने फाइनल खेला, और थ्रू आउट पूरे फाइनल देखा है, सब लोगों ने, पूरे लोग अवाम ने देखा है। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के यंगस्टर्स की। और जहाँ तक बात रही है सहूलियत की, तो ये एक मतलब ये कोई सिलसिला काफ़ी अरसे से इसी तरह ही चल रहा है हॉकी के साथ। मेरा ख्याल है कि मैं इसमें सबसे पहले तो फेडरेशन को कहना चाहूँगा कि उन्हें चाहिए कि अगर वो सिर्फ खाली गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करें कि जी हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ही देगी फंड्स तो हमने हॉकी को चलाना है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, हम वहाँ से स्पॉन्सर्स ले सकते हैं, और हमें स्पॉन्सर्स लेने चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, हमें एज ए ब्रांड अपना यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है, ओलंपिक चैंपियन भी रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, तो हमें इस चीज़ को कैश करना चाहिए। और ये फेडरेशन का काम बनता है कि वो अपने फंड्स जनरेट करे प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट से, और उनको प्लेयर्स पे लगाएं। प्लेयर्स सबसे पहले, अगर हम प्लेयर्स को आगे करेंगे तो परफॉर्मर्स, प्लेयर्स हैं तो फेडरेशन है, प्लेयर्स हैं तो हॉकी है। तो अगर हम प्लेयर्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एक पहला कतरा हम इसको कह सकते हैं एशिया कप। और अभी इसके बाद हमारे पास टाइम है 4 से 5 महीने, जूनियर वर्ल्ड कप है जो कि मलेशिया में होना है नवंबर-दिसंबर में, तो हमें अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है। नहीं, और बिल्कुल ठीक भी है। बट इमरान, ये बताइए, आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है। हम देखते हैं कि
प्राइवेट सेक्टर क्या, यहाँ पर तो जो कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एडवर्टिजमेंट में होते हैं, वहाँ से वो कितना ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर रखा होता है, लेकिन हमें हॉकी के प्लेयर्स उस तरह से सामने आते नहीं हैं, ना तो उन पर इन्वेस्टमेंट होती है, ना ही जो एड्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड इंडोर्समेंट होती हैं उनमें वो नज़र आते हैं, और हुकूमत की तो बाकी तवज्जो है नहीं। अब जो फ़ंड्स मिलते हैं, जितने भी थोड़े बहुत मिलते हैं, वो ये हॉकी फेडरेशन खर्च कैसे करती है? क्या उनकी मुनसिफाना तकसीम होती है? यही आपका वैलिड पॉइंट है कि अगर मतलब फंड्स हमें मिलते हैं, फंड्स की कमी नहीं है और मिलते रहे हैं, पहले भी मिलते रहे हैं, अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें और जिनके लिए फंड्स लेते हैं अगर उन पे लगाएं तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनियां आगे आने को तैयार हैं। और ये चीजें मेरे नॉलेज में भी रही हैं कि इस तरह लोग आगे आने को हॉकी में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात यही होते हैं कि जी हम जो पैसे देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो प्लेयर्स तक पहुंचे, प्लेयर्स को मिलें, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा हॉकी की खिदमत के लिए तैयार है। और हमें भी एज ए मतलब फेडरेशन को भी और जो फेडरेशन के अंदर बैठे हुए हैं लोग, उनको भी यही चाहिए कि फंड्स जनरेट करें और उनको डायरेक्ट प्लेयर्स पे लगाएं। प्लेयर्स के पास जॉब्स नहीं है, प्लेयर्स के पास उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को रन करना है। अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है प्लेयर्स से तो हमें प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, हमें प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्लेयर्स से परफॉर्मेंस ले सकते हैं। प्लेयर्स को फैसिलिटेट मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चूंकि कैप्टन रह चुके हैं, सबसे बड़े कुछ 2-3 मसले हाईलाइट कीजिए कि क्या प्लेयर्स को सबसे ज्यादा मसला दरपेश आता है। सबसे पहले तो प्लेयर्स की जॉब्स हैं, वो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ज्यादातर जो हमारे नेशनल टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके पास जॉब्स नहीं है। दूसरा उससे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग चाहिए, हॉकी की ट्रेनिंग चाहिए, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग चाहिए, वो हमें जो प्रोफेशनल कोचेस हैं वो हमें हायर करने चाहिए और उनको थ्रू आउट कंटिन्यू उनको टीम्स के साथ रखना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी भी जो ये टूर्नामेंट में अगर प्लेयर्स ने, टीम ने फाइनल जीता है तो ये सिर्फ उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से जीता है। अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है, जूनियर वर्ल्ड कप, हाँ, बिशारत अली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल, बहुत से हमारे हॉकी ये कह लें कि ये एक हमारा टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है। हमने इनको ग्रूम कैसे करना है, हमने इनको अच्छी कोचिंग देनी है, हमने इनको अच्छी डाइट देनी है, हमने इनके साथ न्यूट्रिशन रखना है, हमने इनके साथ फिजिकल ट्रेनर रखना है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए होंगी। अगर आपने इसी तरह बस ये सोच लिया कि जी हमने एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी दे दिया, दैट्स इट, हमने बस बता दिया, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते, फिर हम वापस हॉकी में नहीं आ सकते। अगर हमें हॉकी में वापस आना है तो हमें अभी से डे 1 से अभी से ही हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें टीम को इंटरनेशनल मैचेस देने चाहिए, एक्सपोजर देना चाहिए, इनको एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इमरान, ये बताइए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब होती है, जब आपको फाइनेंशियली कोई दिमाग में टेंशन नहीं होती, तब भी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हर मैच खेलने पर जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता है, तो हॉकी के अंदर जो मैचेस खेले जाते हैं उनको क्या सूटेबल मतलब बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मुआवजा दिया जाता है? और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी बताएगा, कोई इंश्योरेंस भी है अगर कोई बीमार होता है या कोई मसला हो जाता है तो क्या उसका खर्चा पर्सनली खुद बर्दाश्त करना पड़ता है या हॉकी फेडरेशन करती है? अभी तो खैर प्लेयर्स खुद ही करते हैं और यही एक सेटबैक है हॉकी में कि हॉकी के प्लेयर्स का कोई भी मतलब वो सादा अल्फाज में मैं कहूँगा कोई वाली वारिस नहीं है हॉकी प्लेयर्स का। अगर किसी को कोई नी इंजरी, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, मेन इंजरी, तो वो बेचारा खुद ही अपनी पॉकेट से उसने खुद ही फंड्स लेके या उसने अपनी जेब से खर्च करके अपना इलाज करवाना है। हॉकी वाले या हॉकी फेडरेशन या कोई उसका डिपार्टमेंट वो उसका कोई लुक आफ्टर नहीं करता। तो ये चीजें ऐसी हैं, प्लेयर्स को सिक्योरिटी चाहिए, प्लेयर्स को ये बावर हमने करवाना है कि आपके पीछे फेडरेशन भी है, आपके पीछे आपका डिपार्टमेंट भी है, आप अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस दें, आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए खेलें। तो मेरा ख्याल है कि मैं बार बार वही कहूँगा, हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, सिर्फ जरूरत इस बात की हमने उस टैलेंट को ग्रूम कैसे करना है। ये सारी फैसिलिटीज अगर हम प्लेयर्स को देंगे तो ऑटोमेटिकली 4 से 5 साल 2 साल में हमें एक वर्ल्ड क्लास टीम मिल जाएगी, लेकिन हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अभी अगर आप ये देखें कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने एशिया कप की तैयारी की है, 2 महीने के कैंप के बाद हम चले गए हैं तो हम फाइनल खेल रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह 4-5 महीने पहले इनको टूर्स करवाएं
इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, इनको इंटरनेशनल टीमों से मैचेस खिलवाएं, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड यही टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि अब अगर अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, आप कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, आप और आपकी तरह के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये बताते हैं, मुज़ाकरात करने किससे हैं? कभी हॉकी फेडरेशन ने कोई अपनी सिफारिशात जो हैं वो भेजी हैं हुकूमत को, या वज़ीर खेल से मुलाकात की हो, बताया हो कि हमारे प्लेयर्स की ये सूरत हाल है, और अगर फ़ंड्स आते भी हैं तो फिर क्या उनका ऑडिट किया जाता है कि हुकूमत ने लास्ट टाइम इतने फ़ंड्स दिए थे, ये कहाँ कहाँ लगे हैं, इसका ऑडिट किया जाए ताकि सच का सच, दूध का दूध सामने आए? देखिए, ये सारी चीजें तो अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें हर एक के नॉलेज में होती हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से कितने फंड्स आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी पोजीशन का पता है कि फेडरेशन की इस टाइम क्या पोजीशन है, फेडरेशन इस टाइम किधर खड़ी हुई है। बार बार इससे पहले भी 2-4 महीने पहले भी प्लेयर्स मीडिया पे आके कहते रहेंगे जी हमें जॉब्स चाहिए, हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और इसी तरह जो भी फंड्स मिलते हैं वो हमारी एज ए कह लें कि ओलंपियन, जो जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं जो फेडरेशन में काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने हॉकी ने हमें दिया है तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हॉकी को पे बैक करें, हम अपनी ईमानदारी से काम करें, हम लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले चक्कर से बाहर निकल आए। हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान की हॉकी के लिए सोचना चाहिए। और एक जो हमारा ये भी एक हमारी कह लें सेटबैक है कि अगर हमें फंड्स मिलते हैं, हम उनको प्लेयर्स पे खर्च करने की बजाय हम अपने टूर्स पे खर्च कर देते हैं। हम जो वो एक कहते हैं ना कि प्लेयर्स से ज्यादा दुगनी टीम बाय टूर्स पे भेज देते हैं, उस चीज से हमें निकल के हमें सिर्फ प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। हॉकी की ये सूरत हाल है कि एक तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, दूसरी जानिब हमारे प्लेयर्स खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आगे जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन ये जिम्मेदारी वो भी आयद होती है, हॉकी फेडरेशन पर भी आयद होती है कि वो फंड्स जो दिए जाते हैं, एक तो उनकी मुनसिफाना तकसीम हो, दूसरा इन्वेस्ट किया जाए प्लेयर्स पर। जो फैसिलिटीज़ जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी जिस तरह से क्रिकेट को आम करती है ना, जिस तरह से क्रिकेट जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक सुपरस्टार की तरह सामने पेश किया जाता है, एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, वैसे ये हॉकी प्लेयर्स भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फाइनल तक ये टीम पहुंची है, तो पाकिस्तानी झंडा जब ग्राउंड में लहराया गया होगा मैच से पहले, तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको भी वही फैसिलिटीज़ देनी चाहिए हैं, वही सहूलियात देनी चाहिए हैं। ये तो रही बात हॉकी की, लेकिन अगर बात क्रिकेट की जाए तो जी सूरत हाल इस वक्त ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरीके से कि क्रिकेट में पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हों, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए। अब बीसीसीआई जो है ना वो अड़ के बैठे, जिद लगा के बैठे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और न्यूट्रल वेन्यू को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान है और पीसीबी के जो आला ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं, लेकिन उसमें पीसीबी की तरफ से अभी तक पाकिस्तानी टीम अगर एशिया कप नहीं खेला जाता, इंडियन टीम एशिया कप में पाकिस्तान के सामने नहीं आती, तो फिर पीसीबी ने भी अभी तक यकीन दहानी नहीं करवाई कि वो भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएगी। अभी तक मुज़ाकरात में ये तय पाया है, जो 2 मुज़ाकरात हुए हैं उनमें ये तय पाया है कि इस तमाम तर जो वर्ल्ड कप की सिचुएशन है उस तमाम तर की जिम्मेदारी आयद होगी एशिया कप पर। अगर एशिया कप खुश उसलूबी से होता है और इंडिया पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलता है, तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम भी इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगी। अदरवाइज पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई है। तहफ़्फ़ुज़ात जो थे पाकिस्तान को वो रख दिए गए हैं आईसीसी के सामने। अब आईसीसी का काम है कि वो बीसीसीआई को प्रेशराइज करे ताकि एक अच्छी सीरीज़ जो है वो आवाम को देखने के लिए मिले, और बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि 2 तरफा क्रिकेट हो, खेल जो है ना उसको खेल की तरह रखा जाए, उसको सियासत की नज़र ना किया जाए। अवाम जो है दोनों साइड से वो एक अच्छा खेल देखना चाहते हैं। नाज़रीन, हमें जाना एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अभी बड़ी मज़े की ये खबर है जो कि हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। खबर कुछ यूँ है कि क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटलाइजेशन का टाइम है, और अभी हर चीज़ आपके फ़ोन में एक स्क्रॉल पर आपको सब कुछ नज़र आ जाता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, और इंडिया में क्या हो रहा है। आप जो मर्ज़ी बोलें, बॉलीवुड लवर्स तो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, और बॉलीवुड वाले भी
पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, पाकिस्तानी सिंगर्स के, पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ तक के सुपरस्टार्स बॉलीवुड के जिनके मद्दाह यहाँ पर भी मौजूद हैं, वो भी पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स के फ़ैन्स हैं। और परिणीति चोपड़ा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और वो आई एम श्योर कि सबने सुनी होगी। पहले मैं चाहूँगी कि हम आपको वो गाना सुनाए कि वो कौन सा, वैसे तो नसीबो लाल ने और आबदा परवीन जी ने इतना खूबसूरत वो गाना गाया है, कोक स्टूडियो का ये सॉन्ग है, इतना प्यारा ये सॉन्ग है कि वैसे इतना मधुर है। उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने उन्हें कैसे ट्रिब्यूट पेश किया है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ओरिजिनल सॉन्ग क्या है वो आपको सुनाते हैं। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, मुझे ज़्यादा वीडियो परिणीति से ज़्यादा जो जितने प्यारे अंदाज में नसीबो जी और आबदा साहिबा मिल रही थी, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मतलब दोनों एक लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, दोनों का एक अपना नाम है। नसीबो लाल साहिबा की PSL का जो उन्होंने सॉन्ग गाया था वो इतना अच्छा था, और आबदा जी की तो क्या ही बात है, और वो कितनी मेहमान नवाज हैं ये सब जानते हैं। और उनको अक्सर पाकिस्तानी सिंगर्स भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, आबदा जी को भी और नसीबो लाल साहिबा को भी। तो दोनों की आवाज़ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और फिर ये जो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था इस JV से भी, ये सॉन्ग इतना ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में रहा था कि हर किसी की प्लेलिस्ट में सबसे पहले तो झूम जो है ना वो रहा था कि सबसे टॉप पे सबसे पहले लोग यही सुनते थे। वो इतना फैसिनेट किया था सबको, इतना अच्छा ये JV हुआ था इन दोनों सिंगर्स की जानिब से। और ये फिर धूम जो है तो झूम तो इस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी झूमे बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी झूमते हमें नजर आए हैं। और उसकी एक मिसाल इस सॉन्ग की सूरत में जो परिणीति चोपड़ा पर पेश कर रही थी। अच्छा, परिणीति वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी कुछ लास्ट डेज में भी, बिकॉज ऑफ हर इंगेजमेंट जो थी, उनकी जो इंगेजमेंट की तस्वीर थी वो बहुत ज़्यादा वायरल थी, पहले ही वो ट्रेंडिंग में थी। और फिर उन्होंने ये जो आबदा जी को एक ट्रिब्यूट पेश किया है गाना गाकर अपनी, अच्छा खुद भी तो पंजाबी हैं लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पंजाबी बोली है। और ये सॉन्ग जो है वो वैसे ही इतनी हाई नोट पर, इतना जो मतलब पक्के वाला राग है ना इसमें, वो नसीबो जी ने गाए थे। और वही अंदाज जो है वो हमें परिणीति में भी नज़र आया है और इसी वजह से ये वायरल हुआ भी है। तो एक तरफ आबदा जी, नसीबो साहिबा, इन्होंने बड़ा खूबसूरत गाना गाया है और फिर उनको ट्रिब्यूट पेश किया है जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं परिणीति चोपड़ा, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये एक अच्छी मिसाल है दोनों ममालिक के दरमियान। जैसे पहले हमने देखा कि फ़तेह अली खान वहाँ पर अपना नाम किस तरह से झूमते रहे हैं लोग उनके गानों पर, उनकी कवालियों पर, आतिफ असलम, अली ज़फ़र, ये सब लोग वहाँ पर थे। अब चूँकि दोनों ममालिक के कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, लेकिन बट स्टिल जो फ़नकार होते हैं वो सरहद के इस तरफ भी फ़नकार हैं, सरहद के उस तरफ भी फ़नकार हैं। तो जो बाहमी गर्मा गर्मी है ना, जो सियासी गर्मा गर्मी है, वो खेल में, वो जो फ़नकारों हैं उनके दरमियान, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके दरमियान नहीं आनी चाहिए है। एक पॉजिटिव और अच्छे मैसेज दोनों तरफ से मिलना चाहिए, जो कि हमें इस गाने की सूरत में मिला भी है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन वेलकम बैक। और अभी कुछ बात करते हैं पंजाब की सियासत के हवाले से कि जो सूरत हाल इस वक्त सियासी तौर पर बनी हुई है, जो एक्टिव नहीं थे सियासतदान, यानी कि पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा था कि वोट बैंक ना बिल्कुल स्क्वीज़ होता जा रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अपनी तवज्जो जो है ना वो सिंध की तरफ रखी हुई है और वो सिंध पर सिर्फ हुकूमत करना चाहती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी की लाहौर में एंट्री के बाद कुछ मंजरनामा ना बिल्कुल उलट सा गया है। पहले हम देख रहे थे कि PTI के बहुत से ऐसे लोग जो कि PTI को छोड़कर चले गए थे, जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, नून लीग के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो जनूबी पंजाब के जो रहनुमा हैं उनसे राब्ते में थे, और तकरीबन डेली बेसिस पर कोई ना कोई PTI का जो था वो रहनुमा वो पीपल्स पार्टी को, जो PTI है उसको खैर बात कह रहा था। और उसके बाद वो किसी ना किसी दूसरी पार्टी में तो शमूलियत इख्तियार करनी थी क्योंकि टिकट चाहिए था। तो आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में आकर वो वैक्यूम जो था ना उसको फिल कर दिया है। और इन बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जनूबी पंजाब से जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अब एक तरफ तो विफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं और इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं, दूसरी जानिब पंजाब में ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जहांगीर तरीन एक्टिव हैं, वो पंजाब में तो एक्टिव नहीं है लेकिन वो इस्लामाबाद में डेरे जमाए हुए हैं और वहाँ से अहम रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। और बाकी जो जनूबी पंजाब के वो एक उनका पूरा ग्रुप था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही छोड़ चुका था, अब मज़ीद उसमें कुछ रहनुमाओं ने शमूलियत
काबिलियत इख्तियार की है और नए पार्टी बनाने के लिए ना उन्होंने नाम भी मांग लिए हैं कि क्या नाम हो सकते हैं जो कि जहांगीर तरीन जो है जिस पार्टी की सदारत करेंगे या जब पार्टी उनको लीड करेंगे। तो अब देखना यह है कि होगा क्या पंजाब के अंदर। इसी तमाम सूरत हाल पर ख़ास तौर पर जो जुनूबी उसकी सियासत को समझने के लिए हमारे साथ सैयद रशीद शाह काज़मी साहब मौजूद हैं। जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त किसका बोलबाला है और जो जनूबी पंजाब के रहनुमा हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सारी पार्टियां एक्टिव हैं कि जनूबी पंजाब में, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अपना क़यादत है वो काफ़ी काम कर रही है। अपना जरदारी साहब अब आए हैं, मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, प्रेसिडेंट साउथ के अपना यूसुफ गिलानी साहब हैं। तो ये काफ़ी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं और काफ़ी नोटेबल्स जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो होपफुली जो वैक्यूम है उसको पूरा किया जाएगा। वैक्यूम है उसको पूरा किया जाएगा। बट सर ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस तो बड़ा अर्ली है, बहुत करीब है, मतलब क्या ऐसा मैनिफेस्टो है जो आप आवाम में लेकर जाएंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा है वो मकबूल भी होगा? क्योंकि अभी तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इतना ज़्यादा है नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी अपनी सीट्स निकालती है पंजाब के अंदर ज़्यादा। पीपल्स पार्टी का तो 50 साल से एक ही नारा है और वो चल रहा है और लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि पहले लोग यंग जनरेशन जो है वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती लोग थे उनमें से कुछ चले गए थे जो अब जो है वो वापस रिटर्न हो रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ मायूस होकर। तो उसका तो नारा एक ही है, वो शुरू से मैनिफेस्टो चला आ रहा है और लोगों को पसंद है और लोग उसको चाहने वाले जो है एक्सेप्ट करते हैं। बट सर पंजाब के अंदर तकरीबन 50 साल से आपने कोई गवर्नेंस की नहीं है, सिर्फ सिंध तक महदूद है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आपको मिली नहीं है। नून लीग थी, नून लीग के बाद अब पीटीआई को मिली है। काफ़ी टाइम से आप लोगों ने तो पंजाब की आवाम पहले एक टाइम पर जियाले पीपल्स पार्टी पंजाब का गढ़ कहा जाता था, उसको ख़त्म किया है नून लीग ने, अब नून लीग को ख़त्म किया पीटीआई ने। तो किस तरह से, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप आवाम में लेकर जाएंगे? जैसे पीटीआई का था कि वो जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे और वो बड़ा मकबूल हुआ था, तो गो कि उन्होंने अलहदा सूबा नहीं बनाया। तो आपका भी कोई इस तरह का माइंड है? मैं समझता हूँ कि सारी जमातें जो हैं वो इस दफ़ा हालात जो है वो डिफरेंट हैं, अपना अपना हिस्सा जो है वो सारी जमातें लेंगी और इंशाल्लाह हम भी बड़ा हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी भी कैश करेगी। बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी भी कैश करेगी। लेकिन अभी कोई अच्छा, वैसे जनूबी पंजाब की जो अवाम है क्या वो अलहदा सूबा चाहती है, या जनूबी पंजाब के जो बाकी रहनुमा हैं, आप तो बड़ा सियासत को समझते हैं, क्या वो सब अलहदा सूबा चाहते हैं? देखिए जी, मेरी जाती राय है कि अलहदा सूबा होना चाहिए और अवाम की खुशहाली के लिए अलहदा सूबा बन जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी है, किसी न किसी वक्त सबने कहा है कि ये बनना चाहिए। कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अब जी कंप्लीट कीजिएगा। तेरा है दुरुस्त है, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे हो जाए, ठीक है। बट सर ये बताइए कि जनूबी पंजाब की सियासत में जहांगीर तरीन बड़े एक्टिव हैं और बड़े एमपीएस एमएनएस जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं, तो आपको कितना टफ टाइम दे सकते हैं जहांगीर तरीन? देखिए जी, उनके पास 1.5 साल से वही लोग हैं नोटेबल्स जिन्होंने डिफेक्ट किया था अपना पीटीआई को, तो उसमें कोई ख़ास ऐसा चेहरा तो मुझे नज़र नहीं आया जो अभी उनके साथ शामिल हुआ। हो सकता है आने वाले दिनों में चंद एक और लोग चले जाएं, तो वो नोटेबल्स हैं, उनमें इलेक्टेबल्स भी हैं। लेकिन पिछली दफ़ा जब वो इलेक्ट हुए थे तो पीटीआई का वोट बैंक था उनके पास। अब वो क्या सिचुएशन होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब क़यादत पंजाब में करेगा कौन?
कमर ज़मान कायरा वो विफाक में है, जिम्मेदारियां तो मतलब पंजाब वस्ती पंजाब के सदर तो वो थे, फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब, उनको वैसे पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ी नाराज़ है उनसे। तो जरदारी साहब से कोई मुलाकातें हुई कि यहाँ पर जब जलसे वगैरह किए जाएंगे तो कौन लीड करेगा आप सब लोगों को? मैं तो पीपल्स पार्टी में पहली दफ़ा आया हूँ जी, और अभी मेरी क़यादत से राब्ते नहीं है, राइट, थोड़ी क़यादत से राब्ते हैं, जरदारी साहब के साथ हुई है, लेकिन अपना इन ब्रॉड मौज़ूआत पे मेरी गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, अभी ये हुई नहीं है। तो सर पंजाबी तो बड़ा वो होता है कि क्योंकि पंजाब से ही आगे विफाक की रास्ते खुलते हैं, जिसका पंजाब है विफाक में भी उसकी हुकूमत है, ये बड़ा लॉजिक है पाकिस्तान की सियासत में। तो फिर ये जो, और फिर पंजाब की पग बड़ा मशहूर है और बरादरी सिस्टम है, यहाँ पर बरादरियाँ सिर्फ अपनी बरादरी को वोट देती हैं। तो ये जो सारी एक खिचड़ी मचती है पंजाब की सियासत के अंदर। आप तो अभी पीपल्स पार्टी में आए हैं, क्योंकि आप आवाम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आवाम की इस वक्त उम्मीदें किस पार्टी से हैं? मेरा ख्याल है जी कि आवाम जो है वेट एंड सी सिचुएशन में है। बाकी हमारे साबिक सदर साहब जरदारी साहब जो है वो मजे हुए सियासतदान हैं, तो वो जिसको भी चुनेंगे पंजाब को लीड करने के लिए, आई एम 100% श्योर कि वो पर्सन राइट होगा और वो डिलीवर करेगा। और राइट, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार की है, तो वाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिकॉज उनका तो इतना ज़्यादा कोई यहाँ पर असर और रसूख, जहाँ तक हम समझते हैं सियासत को, वो इतना ज़्यादा है तो नहीं। नून लीग उससे बेहतर नहीं थी? पीटीआई के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक तो नून लीग का है ना पंजाब में। मैं बड़ा सोच रहा था बड़े अरसे से कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँ। राइट, मैंने पहली दफ़ा अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन की है, तो जरदारी साहब की सियासत और उनका एक्सपीरियंस और फिर बिलावल की परफॉर्मेंस आफ्टर बिकमिंग फॉरेन मिनिस्टर, तो उसने मुझे इम्प्रेस किया है। राइट, तो मैं इस पार्टी के साथ चल। राइट सर, नो डाउट अबाउट इट कि जरदारी साहब जैसा मुफाहमत पसंद और दानिश्वर सियासतदान बहुत कम मिलते हैं हमें, और बिलावल बड़ा अच्छा एज अ फॉरेन मिनिस्टर सर्व भी कर रहे हैं। बट सर, पंजाब में काम इन दोनों ने किया नहीं है। पंजाब में काम नून लीग ने किया है, और फिर पंजाब की आवाम हमेशा वोट शेर का इस तरह के नारे भी लगाते हैं। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी को जब मौका मिलेगा तो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। चलें, मौका मिलेगा तो फिर जो है वो देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सैयद रशीद शाह काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब मौका वो तब डिलीवर भी कर देंगे। सिंध में वैसे मौका मिला है, सिंध में उन्होंने क्या डिलीवर किया है वो भी सबके सामने है और सबको पता है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है अभी कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक तरफ जो मरियम नवाज़ हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं उन्हें नून लीग में शामिल कर लिया जाए, लेकिन चौधरी सरवर साहब वो पेशावर के अंदर बड़े एक्टिव हैं, और पेशावर के अंदर वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा आपको वो सुनाते हैं। ये यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहली पाकिस्तान में पार्टी होगी जो कारकुनों की पार्टी होगी, जिसमें कारकुनों की इज्जत मिलेगी, जिसमें फैसले कारकुनों के मशवरों से किए जाएंगे। कारकुन जो हैं सिर्फ दरिया बिछाने, जेल जाने और मार खाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि इक़्तिदार में भी इंशाअल्लाह हिस्सेदार। बहुत से लोगों के साथ हम इन टच हैं, बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ लोग जो शामिल हो रहे हैं उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से भी हमारे साथ जो हैं लोग शामिल हो रहे हैं, पीटीआई से भी। तो हमारा जो दावत है वो पाकिस्तान के अवाम को है, और हम ये चाहते हैं कि रैंक एंड फाइल मेंबर, हमारी जो कोशिश है वो मज़दूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, हम उनकी पार्टी जो है बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी बनना चाहते हैं। काफ लीग में शमूलियत के बाद ये थे चौधरी सरवर, उनके साथ आयशा गुल अलई भी थी। अब देखना यह है कि ये लोग पेशावर के अंदर
किन किन लोगों को, किन रहनुमाओं को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इलेक्टेबल्स आएंगे या फिर जिनके पास वोट बैंक है वो लोग आएंगे। लेकिन इस वक्त सियासत जो है ना, स्पेशली 9 मई के बाद वो बड़ी अलग सी एक पिक्चर नज़र आ रही है हमें। लेकिन आने वाला वक्त सब कुछ बता भी देगा, इलेक्शंस में क्लियर हो भी जाएगा कि वोट बैंक किसके साथ है, आवाम का जोर किसके साथ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो अभी बड़ी एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतने इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर। एक तो पहले उनको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम अपने प्रोग्राम में कोशिश ये करते हैं कि जितना भी यंग टैलेंट है, जो भी यंगस्टर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं ना, उनको हाईलाइट किया जा सके, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा सके, ताकि उनमें हौसला अफजाई पैदा हो कि वो मज़ीद इंस्पायर हो के उनसे बाकी जो यूथ है वो अच्छे काम कर सके। तो हमारे प्रोग्राम में जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। बेसिकली ही इज़ एन ऐप डेवलपर, जो कि ऐप्स हम यूजुअली प्ले स्टोर से, आई स्टोर से जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें होता ये है कि कोई भी आप जैसे इवन व्हाट्सएप है या वैसे है आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, तो इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार की है जिसके ज़रिए जानवरों का भी बायोमेट्रिक हो सकेगा। येस, एब्सोल्युटली। हमारे जो थंब प्रिंट्स हैं वो किसी भी दुनिया में दूसरे शख्स के साथ नहीं मिलते। इसी वजह से हमारी हर चीज़ अब हमारे थंब प्रिंट्स के साथ है। इवन दो कि हमें एक सिम भी निकलवानी है तो हमारे थंब प्रिंट्स के साथ बाहर आएगी, हमारे आईडी कार्ड थंब प्रिंट्स के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ये कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है कि वैसे प्रिंट्स, थंब प्रिंट्स पूरे दुनिया में और किसी इंसान के साथ मैच नहीं करते। जैसे सबका डीएनए अलग है, वैसे सबके थंब प्रिंट्स अलग है। जानवरों के अंदर भी यही होता है, लेकिन जानवरों की जो नाक है उसके जो प्रिंट होता है उसको स्कैन करने के बाद पता चलता है कि ये जानवर जो है वो किस ब्रीड का है, किस नस्ल का है, या फिर का मतलब वो बिल्कुल अलग होता है बाकी तमाम जानवरों से। अब हमारे जब शनाख्ती कार्ड बनते हैं तो उससे पता चल जाता है कि बायोडाटा पूरा आ जाता है कि ये आईडी कार्ड इस शख्स से बिलोंग करता है। लेकिन जो जानवर हैं, अक्सर हमने देखा है कि बहुत हाई जो ब्रीड्स होती हैं वो यहाँ पर जो शौकीन है जानवर पालने के वो उनको पालते हैं, लेकिन चोरी के बहुत ज़्यादा खदशात हो जाते हैं कि कोई उन्हें चुरा ना ले, और अगर चोरी करने के बाद वो रिकवर किया जाता है तो कुछ भी ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें पता चल सके कि ये जानवर इसी से बिलोंग करता है, इस शख्स से, या इसी का ऑनर है या नहीं है। ये कोई भी मैकेनिज़्म ऐसा तैयार नहीं किया गया, और फिर इस पर झगड़े भी होते हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में आपने देखा है कि उन्होंने कोई भी आपने अगर पालतू जानवर, कोई भी आपका पेट है, तो उन्होंने कॉलर जो है वो लगाया होता है उस जानवर के साथ जिसका एक नंबर होता है। उसको टैग करने के बाद पता चल जाता है कि ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है, और ये जानवर जो है वो, ये जो भी पालतू जानवर है वो बिलोंग जो करता है, वो इसका ऑनर कौन है, किस शख्स से जो है वो ये बिलोंग करता है। तो बड़ा इजी सा मैकेनिज़्म है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में है सैयद उमैद अहमद साहब, जो कि ऐप डेवलपर, इन्होंने एक ऐसी ऐप तैयार की है जिससे जानवरों के जो नाक है, जहाँ पर जैसे हमारे थंब प्रिंट सबसे अलग हैं, वैसे उनके जो प्रिंट्स हैं वो नाक से पता चल जाएगा और वो सबसे अलग होते हैं। तो वो ऐप के अंदर उनका बायोडाटा एंटर किया जाएगा और पता चल जाएगा कि ये जानवर जो भी पाल रहा है ये किसको बिलोंग करता है, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो उमैद, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो आपने एक बड़ा अच्छा एक आइडिया, मतलब बड़ा एक यूनिक सा आइडिया है, मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था, आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन में भी नहीं सुना होगा। ये आइडिया आपको आया कहाँ से, और ये आपकी ऐप किस तरह से काम करती है और कहाँ अवेलेबल है, ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं अपना तारुफ और अपनी ऐप का तारुफ कराता हूँ। हमारा जो सलूशन है वो वेरी सिंपल और इनोवेटिव इस अंदाज से कि यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट ह्यूमन हैव फिंगरप्रिंट्स, तो इंसान के अंदर भी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी मौजूद है। तो वी थॉट ऑफ दिस के क्यों ना हम ये काम जानवरों में सर्च करें। जब हमने सर्च करना शुरू किया तो वी डोंट फाइंड एनी आइडेंटिटी, मतलब हमें फ़ौरन से सडन कुछ नहीं मिला, लेकिन वी टुक इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। लेकिन एक रिसर्च के बाद वी गॉट टू नो दैट द एनिमल्स हैव फिंगरप्रिंट्स इन देयर नोज। जब हमें नोज़ में फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो बेसिकली आई एम ऑल्सो डूइंग अ PhD इन कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे प्रोफेसर ने हमें ये गाइड किया कि हम जब भी फिंगरप्रिंट्स रहते हैं तो हमें अपने हाथ मशीन के ऊपर रखने पड़ते हैं। yes. तो फॉर एनिमल्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड
in Karachi, in Pakistan, in all over the world you can find millions of animals. तो कोई ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाए जो कि तस्वीर से ये काम कर ले। तो बेसिकली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और ये जो टेस्ट केस है, यानी ये जो दावा है कि दे हैव द फिंगरप्रिंट्स, तो इस टेस्ट केस को वेरीफाई करने के लिए वी हैव टेकन अराउंड 4700 इमेजेस, यानी अराउंड 5000 इमेजेस हमने सिटी ऑफ कराची में जमा की जानवरों की, एंड देन वी गॉट टू वेरीफाई इट, और हमें ये मालूम हुआ कि दे एक्चुअली हैव द फिंगरप्रिंट्स, और उन 5000 में से कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से सिमिलर हो। तो जब हमें ये पता चल पली बात, तो हमने कहा क्यों ना इसको हम इजी टू एक्सेस बनाया जाए, यानी ये जो सोल्यूशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हमने डिज़ाइन किया, ये हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाए। राइट। तो इसका सबसे आसान तरीका ये था कि वी गॉट टू मूव टूवर्ड्स द मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हर शख्स के पास अवेलेबल है। एवरीबडी हैज़ द मोबाइल फ़ोन, एवरीबडी इज़ यूजिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम प्ले स्टोर। तो हम इस वक्त बकरा ईद से 10 दिन पहले हमारी कोशिश है कि हम इसे लॉन्च करें, और इट वुड बी अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। हमारे पास इस वक्त टेस्ट केस रेडी है कंप्यूटर पर, लेकिन हमारे प्रोफेसर और हमारी टीम जो है ना, उनकी ख्वाहिश है कि इट वुड बी फंक्शनल एंड ओपन सोर्स, यानी हर एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी इसे इस्तेमाल कर सके। तो हमने बेसिकली ये प्लान किया है कि वी हैव डेवलप, हम एक ऐप इसकी जो ना लॉन्च करेंगे। और ऐप का प्रोसेस क्या है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हम चाहते हैं कि ये आसान तरीन बन जाए, जैसे ये इनोवेटिव है उसी तरह ये आसान भी बन जाए कि एक यूज़र आता है, ही जस्ट हैव टू टेक अ सिंगल पिक्चर, इसने एक तस्वीर लेनी है, और तस्वीर लेने के बाद उसने कुछ डिटेल्स इंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपना NIC नंबर, डेट ऑफ परचेज या एज ऑफ द एनिमल, और उसके बाद जैसे ही वो रजिस्टर का बटन दबाएगा, दैट वुड गेट रजिस्टर्ड इन आवर डेटाबेस। अब वो जानवर कहीं भी चला जाता है, कहीं भी गुम हो जाता है, और वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और कहीं भी वो पहुंच जाता है, कोई भी दूसरा शख्स जिसके पास मोबाइल ऐप है वो उसकी तस्वीर लेता है, तो ऐप जो है फ़ौरन डिटेल्स बताएगी कि इसका असल ऑनर ये है। इसका सबसे बड़ा यूज केस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो कि थेफ्ट, जिसने जानवर चोरी किया है और फिर वो चोरी शुदा जानवर बेचना चाहता है, तो आप मंडी जा रहे हैं, जानवर खरीदने से पहले आप उसकी तस्वीर लें, यू गॉट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। तो ये इसकी इस वक्त उमैद, सबसे बड़ी ये बहुत अच्छा आइडिया भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली हम देखा कि अब तो कुर्बानी के जानवर हैं, और उसके लिए तो बड़ा अच्छा होगा ताकि कोई अगर चोरी वाले बकरे बेच भी रहा है तो फ़ौरन उसको पकड़ा भी जा सके कि असल में ऑनर है कौन इसका। बट ये देखिए कि मुझे ये बात समझा दीजिए, सिर्फ तस्वीर से वो फेशियल रिकग्निशन जैसे होता है हमारा, क्या उस तरह से ये ऐप काम करती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है वो तो कुछ जैसे हमारे थंबप्रिंट्स जो होते हैं वो बायोमेट्रिक होता है, ऐसे एनिमल बायोप्रिंट उनके नाक के ज़रिए किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके अंदर जो ख़ास बात है, जो हैरान कुन है, वो यही है कि ऐसा एल्गोरिथम वी हैव डिज़ाइन जो कि तस्वीर से ये सारे पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर ले। तो दिस इज़ द रिसर्च ऑफ आवर PhD। तो हमारे प्रोफेसर की गाइडलाइंस, हमारी टीम का वर्क इसमें शामिल रहा है, दैट्स व्हाई वी मेड इट पॉसिबल। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया, पाकिस्तान के अंदर नो वन इज़ यूजिंग इट, बल्कि नो वन इन द फार्म्स नो अबाउट इट। तो बेसिकली इट्स द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान, और इन द वर्ल्ड इफ वी सी तो देयर आर ओनली वन कंपनी विच इज़ डूइंग इट, इट इज़ बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और वो उन्होंने भी 2022 में इस पे PhD किया और उसके बाद इसे स्टार्ट किया। तो उसके बाद दूसरे हम लोग हैं जो इसको स्टार्ट करें। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है, यू मस्ट अप्रिशिएटेड, आपकी पूरी टीम काबिले तहसीन है। अच्छा, आपको किसी यूनिवर्सिटी से, या क्योंकि आपका PhD ये प्रोग्राम है, तो आगे इस ऐप की एप्लीकेशन के लिए, किसी को सेल करने के लिए, आई एम श्योर कि फिर आप लोगों से किसी ने कांटेक्ट तो किया होगा? हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कॉन्टेक्टिंग, और बेसिकली इसकी बड़ी एप्लीकेशन जो हम, मेरे और आपके दिमाग में नहीं आ रही, वो ये है कि घोड़े जो हैं, horses, they are very expensive right now ना। तो there are many insurance companies जो है ना घोड़ों का इंश्योरेंस करती है। जिस तरह महंगी गाड़ी, महंगी बाइक का इंश्योरेंस होता है, उसी तरह जानवरों का भी इंश्योरेंस होता है। तो फॉर चेकिंग द इंश्योरेंस क्लेम दे वांट टू यूज दिस ऐप। बेसिकली अभी क्या होता है, जब
कोई भी जानवर आता है, दे पुट द होल इन देयर एयर एंड पुट द टैग, वो टैग लगा देते हैं। जो टैग को बदला भी जा सकता है, टैग को चेंज भी किया जा सकता है, टैग पे लिखे हुए नंबर को टेम्पर भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारी टेम्परिंग को भी फेल कर सकती है। फेक इंश्योरेंस क्लेम जो है उन सबको वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसकी एप्लीकेशन सिर्फ जानवरों तक, जानवरों से निकल के दूसरे जानवरों पर, पेट एनिमल्स तक, हॉर्सेस तक भी जाएगी। अच्छा, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन का अमल बताया है, अब अगर किसी ने, अब जैसे घोड़े ही है, किसी ने अगर चोरी कर लिया है तो हो सकता है जो पहले वाला शख्स है, ऑनर, जो रियल ऑनर है, उसने रजिस्टर ना किया हो इस एप्लीकेशन पे। अगर आगे चल के ये एप्लीकेशन, अल्लाह करे आपको कामयाबी इसमें हासिल भी हो, तो जिसने चोरी किया है वही एप्लीकेशन सारे अपने बायोडाटा और नाम से एंटर कर दे और कह दे कि ये इस पेट को मैं ऑन करता हूँ, तो फिर तो मतलब बड़ा कॉन्स्पिरेसी ये भी है ना। उसको किस तरह से कोई रिजॉल्व करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा अमल डाला गया है? हाँ, दिस इज द बिग क्वेश्चन आस्क्ड बाय मैनी ऑफ द पीपल कि अगर किसी ने चोरी किया और उसी वक्त रजिस्टर कर दिया अपने नाम से, क्योंकि पहले ऑनर ने नहीं किया था, तो व्हेनेवर यू रजिस्टर देयर इज अ डेट एंड टाइम नोटेड एज वेल। तो ये पता लग जाएगा ये कितने हफ्ते पहले और कितने दिन पहले और किस टाइम पर रजिस्टर हुई है। तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन को जो है ना, फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन को जिसको वक्त गुजर जाता है उसको हम डेटाबेस में एक और स्टार असाइन कर देते हैं, दैट इट हैज गॉन अ लॉन्ग वे। तो इस तरह है। और वी हैव द अथॉरिटी ट्रांसफर ऑप्शन, लेकिन फिर भी इसको एक बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वी शुड नीड द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हु इज मैनेजिंग दीज थिंग्स, जैसे आपका एनआईसी मैनेज होता है। तो आपने कि गवर्नमेंट लेवल से किसी से कोई राब्ता किया है, उनको कोई डेमो दिया हो? हमारा प्लान है कि जब हम ऐप लॉन्च करें इसकी, तो फिर उसके बाद वी गॉट टू कनेक्ट विद मैनी ऑफ द पीपल। तो स्टिल इट्स रेडी ऑन आवर लैपटॉप, बट फॉर पब्लिक यूजेज इट शुड बी ऑन द मोबाइल फोन। सो वी आर रेडी टू लॉन्च इट, वर्किंग ऑन इट, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम है। हमने 5000 जानवरों पे किया है एंड वी बिलीव दैट देयर विल बी 50 मिलियन एनिमल्स इन द फ्यूचर। सो वी आर स्केलिंग द थिंग्स राइट नाउ। तो इसमें एरर पॉइंट्स, एरर चांसेस कितने हैं? मतलब अभी तो आपने बड़े छोटे लेवल पे 5000 एनिमल्स पे किया है, अगर आप मतलब मिलियंस ऑफ एनिमल्स पर अगर करेंगे तो एरर चांसेस कितने हैं? बेसिकली व्हेनेवर जब हम तस्वीरें ले रहे थे इसकी, जब आप काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें एरर आ जाता है। तो ये सारी तस्वीरें वी हैव गॉट टू रीच द प्लेस एंड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इमेजेस। तो हमें पता चला जब हम तस्वीरें लेते हैं, अब हमने उस एरर को कैटर भी किया। जब हम तस्वीरें लेते हैं तो समटाइम्स जो है वो जानवर खाना खा रहा होता है और उसकी जो नाक होती है वो डर्टी हो जाती है, यानी जब वो गीली होती है तो देयर आर फूड आइटम्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं उस पर। तो दीज आर एरर केसेस। तो जब हमें इन एरर केसेस का पता चला और हमें लाइटिंग ज्यादा होने का पता चला, तो हमने एल्गोरिथम को इस कदर स्मार्ट बना लिया कि जब आप तस्वीर ली जाएगी, if the nose is dirty, if the face is dirty, तो एल्गोरिथम आपको खुद बताएगा कि we are not able to process this image, please do it again for us. So we are using artificial intelligence, so making the things smart to reduce the chances of error. दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन उमैद ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से अभी तो आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो अभी तैयार होगी मोबाइल पर, जब इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर कोई जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कोई डेमो दिया हो, या अभी लॉन्च करने से पहले ही गवर्नमेंट को डेमो तो देना चाहिए, उन्हें पता तो होना चाहिए ताकि लॉन्चिंग में वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। या इंटरनेशनली आपने बोला सिर्फ अभी एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में जिसने ये ऐप तैयार किया है, तो इंटरनेशनली आपने ये ऐप का जो डेमो दिया हो बाहर कंट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज को? बेसिकली जिन्होंने तैयार किया था ऑस्ट्रेलिया में, आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद देम एज वेल एंड आई टोल्ड देम कि हमने बना लिया है। सो दे आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर लेटिंग इट ओपन सोर्स, आप इसे कब ओपन कर रहे हैं? तो दे हैव मेड द सोल्यूशन बट दे हैवंट ओपन सोर्स इट येट। तो मेरी कोशिश है कि आई हैव टू कनेक्ट विद सम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, सम पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स, एंड देन वी विल इंशाल्लाह गिव द डेमो एज वेल। ओके, पहले तो ये प्लान में शामिल है। अच्छा, प्लान में शामिल है। ऑलराइट। अच्छा, ये कितने लोगों की टीम है जिसने ये ऐप डेवलप की है? बेसिकली इसके अंदर जो मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं वो एक साथी और हैं, मोहम्मद हसन खान, ही इज़ अ मास्टर्स रिसर्चर एट फास्ट यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो मेन किरदार हैं इसके, जो बेसिकली सामने नहीं होते हैं, वो मेरे असातिज़ा हैं पीएचडी के, डॉक्टर मोहम्मद फर्रुख शाहिद, डॉक्टर रफ़ी। उनकी गाइडेंस
और उनकी सपोर्ट और मोटिवेशन के बगैर नथिंग इज पॉसिबल आई थिंक। मतलब मैं ये समझता हूँ किसी भी फन में माहिर होने के लिए उस्तादों की अहमियत और ज़रूरत है। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, उन्होंने मुझे इस पे गाइडेंस दी और उन्हीं की बदौलत वी गॉट टू कंप्लीट इट। वाह तो वाह, ये उस्तादों का कमाल है। बिल्कुल उस्तादों का कमाल है कि आपने भी एक उस्तादों वाली ऐप तैयार कर ली है। दैट्स इट, दैट इज़ वेरी नाइस। अच्छा, मैं चाहूँगी लास्टली कोई मैसेज आप गवर्नमेंट को देना चाहें, फैमिली को। फैमिली कितनी खुश है पहले ये बताइए। आपने जब उन्हें ये दिखाया कि इस तरह आपने एक ऐप तैयार की है तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। हाँ, दे आर वेरी हैप्पी। और वेन एवर आई वॉज स्ट्रगलिंग अबाउट इट, मतलब इफ वी आर वर्किंग फॉर द मोर देन 11 months, तो दे नो द एफर्ट्स एंड दे वर आल्सो होपफुल कि इंशाल्लाह देयर विल बी फ्रूटफुल रिजल्ट। और हम ये इसमें ये कहना चाहेंगे कि जब अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जब ये स्केल होता है ऑपरेशन, जाहिर सी बात है ये 500 से 5000, 5000 से 5 लाख पे जाएगा, तो हमने इस हिसाब से इसको सोच के पहले से रखा हुआ है। तो जब चीज़ें स्केल होंगी तो वी शुड नीड द सपोर्ट, वी शुड नीड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू बी इन्वॉल्व। तो इंशाल्लाह वी आर गिविंग द डेमो, वी आर टॉकिंग टू देम और हमारा अच्छा प्लान है और इसमें आप लोग मीडिया इज प्लेइंग द अवेयरनेस पार्ट, तो इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल। आई एम होपफुल अबाउट इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली जल्दी से ये बता दीजिए कि ये ऐप के रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस तो नहीं रखे आपने? फॉर बकरा ईद इट्स फ्री फॉर ऑल, 1 यूजर 1 मोबाइल फोन 1 एनिमल, इट इज़ द लिमिट। कोई भी एक शख्स है वो एक रिजल्ट का। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इस एप्लीकेशन के लिए ओपन सोर्स हो। नो वन हैव ओपन सोर्स इट येट, बट फॉर पाकिस्तान वी वांट इट टू ओपन सोर्स एंड यूज बाय एवरीवन। ओके, ओपन सोर्स है जी ये, और दैट ऐप कुड बी यूज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उमैद बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और आप जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, और फिर ये है कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं, हम वेस्ट को बड़ा फैसिनेट करते हैं कि वहाँ पर ही सब तमाम जदीद तकाज़े हैं। तो पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी इंटेलिजेंस यहाँ के लोगों में भी है, स्किल्ड यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं मिलती हैं, उनको फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं मिलती हैं। ये एक बड़ा दुख और अलमिया की बात है। बट वी आर हेयर टू गाइड यू एंड वी आर हेयर टू प्रमोट यू, ताकि आप जैसे यंगस्टर्स सामने आएँ और पाकिस्तान का जो इमेज है, एक पॉजिटिव इमेज है, वो पूरी दुनिया के सामने ला सके। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे हम पहले भी जो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनको हम प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी सी मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। जैसे पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम रोशन किया है, अरफा, उनको कौन नहीं जानता। फिर उनके नाम पर एक IT सेक्टर, एक IT हब अरफा क्रीम टावर लाहौर के अंदर बनाया गया। और किस तरह से उन्होंने जो यंगेस्ट सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स थे उनका एजाज़ भी पाकिस्तान को लेकर दिया। वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ नहीं रह सकी, अल्लाह ताला उनकी आखिरत आसान करे, बट स्टिल बहुत सा ऐसा टैलेंट है जिसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो आज जो स्टूडियो में हमारे साथ प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं, उम्र है उनकी 11 साल और सबसे यंगेस्ट जो हैं वो शायरी करती हैं इंग्लिश में 11 साल की उम्र में। और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी स्टोरी, कहाँ से उनको ये आइडिया आया और अभी तक वो कितनी पोएम्स जो है वो लिख चुकी हैं। तो यशल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो यशल, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। और आपको वेलकम करते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। मुझे ये बताइए यशल, इतनी छोटी सी तो आप है, 11 साल की उम्र में लोगों को तो बातें करने का इतना मतलब होता नहीं है, वो बोलते बड़े सोच समझ कर हैं, लफ्ज़ बना बना कर, और आपने तो पूरी शायरी कर छोड़ी है, वो भी इंग्लिश में। तो क्या है, अब मैं ये पूछ नहीं सकती कहाँ से ये आइडिया आया, इतनी छोटी सी तो आप है, कब से कर रही हैं आप ये? जब से मैं 3 इयर्स की थी। ओह माय गॉड, एट द एज ऑफ 3 आप तब से ये कर रही हैं पोइट्री? जी, okay. तब फर्स्ट पोएम लिखी थी, वो मेरे स्कूल की मैगजीन में हुई थी। okay. फिर उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीम्स पे गई, कॉम्पिटिशन्स पे और इंटरव्यूज़, और अब यहाँ पे हूँ। ओके, दैट इज़ सो नाइस। अच्छा यशल, ये बताइए कि 3 साल की उम्र में जो आपने पोएम लिखी, तो क्या सोच के, मतलब अभी अगर रिकॉल करती हो उस मोमेंट को, तो क्या लिखा था और क्या सोच कर लिखा था 3 साल की उम्र में? वाओ। वो ट्रैफिक लाइट्स पे लिखी थी। ओके। वो जब छोटी सी थी तब से सारे बच्चे सुनते हैं, इंग्लिश पोएम सुनते हैं। हाँ। तो वही मैं भी सुनती थी, तो उसके बाद इंस्पिरेशन मिली वहाँ से। तो वहाँ से देख के मैंने लिखी। ट्रैफिक लाइट्स पर लिखी थी? और क्या थी वो?
Twinkle, twinkle, traffic lights. Red means stop, green means go, yellow means very, very slow. येलो मीन्स वेरी वेरी स्लो। वाओ। Yes. और कितना अच्छा है कि आपने एक पोएम के ज़रिए लोगों को समझा दिया है। लेकिन ये 3 साल की उम्र में उसने समझा दिया है ट्रैफिक लाइट्स होती क्या हैं। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि उम्रें गुजर जाती हैं और हम जो है ट्रैफिक लाइट्स को समझते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैफिक के जितने बुरे हालात हैं, एनीवेज हम ट्रैफिक को जो है वो इग्नोर करते हैं। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, बाबा को मामा को पढ़कर सुनाई स्कूल में, कैसे सबने अप्रिशिएट किया? मामा ने सबसे पहले पढ़ी थी, तो उसके बाद स्कूल की मैगजीन का नोटिस आया था, तो मैंने जब मम्मा को दिखाई तो उन्हें था कि इतनी अच्छी लिखी है, तो हम लोगों ने भी साथ वो स्कूल वालों को दी, तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। तो फिर वो पब्लिश हुई। ओके। और उसके बाद स्कूल से भी अप्रिशिएशंस मिलती हैं और घर वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने बुक्स भी पब्लिश भी हुई हैं मुख्तलिफ जी। बुक्स में, तो क्या कितनी अभी तक किताबें जो हैं उनमें ये पब्लिश हो चुकी है? 11 साल में 11? नहीं, अभी 4 हुई हैं। अभी 4 हुई हैं। ओके। और आपकी सबसे फेवरेट पोएम कौन सी है? मेरी फर्स्ट बुक में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट बुक का नाम वीज ऑफ वर्ड्स था। वीज ऑफ वर्ड्स। टाइटल क्रूएल्टी ऑफ लाइफ। ओके। ओ माय गॉड, इतने मतलब ओ माय गॉड। और ये किस एट व्हाट एज आपका क्या उम्र थी? 9 और 10। 9 और 10। और इसमें आप इतनी क्रूशल लाइफ और इतनी लाइफ की रियलिटीज़ पर बात कर रही हैं, तो क्या उसमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या था आपको? जी, मतलब कौन सी पोएम ऐसी थी जिसमें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी? क्रूएल्टी ऑफ लाइफ। हाँ, मैं चाहूँगी कि आप सुनाए ना हमारी नाजरीन को भी। Oh, look at that beautiful sunset. Now I have to go. My only friend said. I thought I would be lonely again. Now that was pure pain. She left, bidding a goodbye. I waited for the time when we'll say hi again. Time to sleep on the streets and time to wail. Time to sleep while I'm not feeling safe. Time to listen to the dogs barking. Why I have such a life? Just cry all day staring at the sky. But now I have a feeling next day will brighten up my life. I'm feeling tears of happiness in my eyes. Hopefully I'm not getting my hopes too high. Wow. It is the end of all painful sighs. My dear one will be back seeing my plight. Thank you. वाओ 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 यशल, दैट इज़ वेरी पोएटिक और बहुत खूबसूरत है। और Thank मैं you. मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एट दिस एज, और आपने ये जब व्हेन यू वर 9 years old आपने तब ये पोएम लिखी थी, मतलब इस तरह से इन चीज़ों को फील करना, फिर उसे डिस्क्राइब करना, और इतनी हार्श रियलिटी को, मतलब हम तो बहुत बड़े मेचोरिटी आने के बाद ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोनलीनेस को और ऐसी पेन को समझते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं या खुद ब खुद ही आ जाता है और फ़ौरन लिख देती हो? नहीं, वो सबसे पहले तो लिखती कैसे, मतलब आसपास सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पुअर लोग होते हैं, घर नहीं होता, बहुत ज़्यादा फैमिलीज होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, Right. और बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ नहीं सकते वो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा फैमिलीज होती है जो सिर्फ एक चादर होती है उनके पास और उसके ऊपर सारे बैठे होते हैं जो मर्जी मौसम हो, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि अब मुझे तो दिख रहा है, बाकी सब लोगों को भी तो दिखे ना कि क्या हो रहा है उनके साथ। राइट, क्या हो रहा है उनके साथ और किस तरह की लाइफ वो गुजार रहे हैं। और फिर हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ब्लेस्ड लाइफ दी है। तो कोई ऐसी पोएम जो आपने ऑन अ ब्लेस्ड लाइफ, इतनी सैड पोएम के अलावा कोई अच्छी हैप्पी पोएम्स भी लिखी हैं? यूजुअली सैड होती हैं लेकिन कुछ हैप्पी भी होती हैं। ओके। तो स्टडीज़ के साथ साथ किस तरह से कर रही, टाइम पूरा देती हो पढ़ाई को भी उसी तरीके से? जी, स्कूल से आके थोड़ी देर आराम रेस्ट करती हूँ, बाद में पढ़ती हूँ, और जब फ्री टाइम मिलता है तब लिखती हूँ। मैं यूजुअली वन डे को स्किप करके लिखती हूँ। ओके, ऑलराइट। तो यूजुअली वर्किंग डेज पे होता है तब तो स्कूल का बहुत लोड होता होगा, तो वीकेंड्स पर ही होता होगा जब आप रिलैक्स टेंशन फ्री होके। जी। ओके, तो कौन सी क्लास में, पहले ये तो बताओ? अभी 7 में प्रमोट हुई हूँ। ओके, 7th ग्रेड में आप एट द एज ऑफ 11। वाओ, दैट इज़ वेरी नाइस। तो स्कूल में सब फ्रेंड्स क्या कहती हैं और टीचर्स कभी डिमांड भी करती होंगी कि कुछ पोएम पढ़ के सुनाओ, या कोई कहते हैं कि मेरे पे भी लिखो कुछ? मैंने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी हुई हैं। ओके। कुछ डेडिकेटेड भी हैं लोगों को। ओके। और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं, और टीचर्स को भी होता है कि ये
इतनी छोटी सी एज पे लिख रही है तो इसे और प्रमोट करते हैं, तो स्कूल को तकरीबन सबको पता है। सबको पता है। तो किस किस को फैमिली के लिए कोई पोएम लिखी हो, उनको डेडिकेट की हो? जी ओके। कुछ पोएम्स होती हैं जो पूरे लोगों को, जो गरीब होती हैं उनको डेडिकेटेड होती हैं। ओके। 2 पोएम्स मम्मा को डेडिकेटेड है, वाओ। 2 पापा को, वाओ। एक भाई को, वाओ। एक फ्रेंड को, एक सारे टीचर्स को, एक अपनी टीचर को, और एक जो बाकी सारी होती हैं जो हैप्पी पोएम्स होती हैं, जो मोटिवेशनल पोएम्स होती हैं, वो सारी फैमिली को। सारी फैमिली के लिए, मतलब हर सेक्टर के लिए ना लिख दिया यशल ने कि बाद में कोई गिला ना करे मुझसे। बेस्ट फ्रेंड कौन है? शिज़ा आबिद। शिज़ा। तो शिज़ा के लिए भी कोई पोएम लिखी है? जी। और वो क्या है शिज़ा के लिए? वो फ्रेंड्स के ऊपर है कि वो कैसे सपोर्ट करते हैं सारे, और जब हम लोग सैड होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, और जब हम लोग प्रॉब्लम्स में डिसअपीयर नहीं होते, इस तरह के। एट द एज ऑफ 11 क्या सैडनेस होती है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैच्योरिटी लेवल पे तो समझ आता है कि प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की रियलिटीज़ हैं। मतलब यही होमवर्क नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को यही टेंशन होती होगी। तो अब मैं सारी चीज़ों से अभी तक गुजरी नहीं हूँ, तो जो ये अल्लाह ना करे आप बेटा गुजरो, अल्लाह ना करे। तो ये जो पोएम्स होती हैं ये यूजुअली उन लोगों के लिए होती हैं जो मैच्योर्ड एज पे हैं, और जो लोग बड़े हैं तो उन्हें तो सैडनेस होती है ना। तो अगर कोई लिखना चाहता है पोएम, किसी को डेडिकेट करना चाहता है, तो वो ये ले सकता है। ओके, दैट इज़ वेरी नाइस। तो अब इस सारी टीचर्स के लिए भी हो गई, मामा के लिए भी होगी, पापा के लिए भी हो गई, खुद के लिए कुछ लिखा है कभी फॉर योरसेल्फ? नहीं, कुछ के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं लिखा? मैंने अभी कल एक पोएम लिखी थी। ओके। वो कह सकते हैं मेरे लिए, लेकिन वो सैड है, तो मेरे लिए तो सैडनेस, मैं सैड नहीं हूँ। मैं सैड नहीं हूँ, आई एम अ हैप्पी चाइल्ड। यस। ओके, तो मुझे ये बताओ कि इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या है जो आप करती हो, या सिर्फ ओनली राइटिंग? प्लेस और डिबेट कॉम्पिटिशन्स। ओके। मैं अपने कजन्स के साथ फुटबॉल वगैरह भी खेलती हूँ, क्रिकेट वगैरह, और आर्ट्स वगैरह स्कूल में। ये मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चलती रहती हैं, और उसके साथ स्टडी भी चलती रहती है। तो स्टडी में लाइक हो? जी। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब टॉप पोजीशन फर्स्ट? ओ माय गॉड। ज़ाहिरा एट द एज ऑफ 11 अगर इस बच्ची ने 4 किताबें लिखती हैं तो फिर तो स्टडी में भी तो एक्स्ट्रा। अच्छा, वैसे होता यूजुअली ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बड़े एक्टिव होते हैं ना, उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मिसमैनेज होती हैं, वो इतनी पूरी तवज्जो स्टडीज़ की तरफ दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनका जहन हर तरफ बाकी चीज़ों में उलझा होता है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हो? मेरा जो पोइट्री है वो नेसेसिटी नहीं है, मतलब जब मर्जी कर लो। थोड़ी ना मैंने कहीं पे जाना है जो अभी लिखने की ज़रूरत है, मैं पहले स्टडीज़ करती हूँ, फिर अगर रात को या शाम को टाइम मिल जाए, स्टडी से जल्दी फारिग हो जाऊँ तो पोएम्स लिख लेती हूँ, वरना वीकेंड पे ज़्यादा लिख लेती हूँ। वीकेंड पे ज़्यादा लिख लेती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मतलब यू आर सो कॉन्फिडेंट, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से, मामा से, बाबा से आया या नेचुरली बिल्ड इन था खुद से? पेरेंट्स से आया। ओके। और बाकी जो बहन भाई हैं वो भी इसी तरह इस तरफ है कि हमने भी आप ही को देख के लिखनी है, बुक्स लिखनी है, पोएट्री करनी है? छोटा भाई है। ओके। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर पे है, वो जैसे क्रिकेट फुटबॉल। लड़के होते शैतान है वैसे, उनका स्टडी की तरफ वैसे इतना ध्यान होता नहीं है ना, लड़के वैसे ऐसे ही होते हैं। तो ज़्यादा कौन तंग करता है, आप करती हो कि भाई करता है मामा बाबा को? और मार किस बात से पड़ती है भाई, ये बताएं। मार नहीं पड़ती। मार नहीं पड़ती, डांट तो पड़ती होगी ना। तंग ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चा हो और वो पेरेंट्स को तंग ना करे और उसे डांट ना पड़े, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो फिर किस बात से ज़्यादा डांट पड़ती है? पता चले ना हमने यशल के इतनी अच्छी, पता चले कि यशल एक एग्जाम्पलरी चाइल्ड है बाकी बच्चों के लिए, लेकिन यशल को भी डांट तो पड़ती है ना। किस बात से ज़्यादा पड़ती है? छोटे भाई की वजह से। छोटे भाई की वजह से उसको डांटती हो या उसके साथ मिलके शरारतें करती हो? उसको डांटती हैं। जी, आप ही हैं तो फिर आप ही ने ज़रा रोब तो जमाना ही है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाकी जो आप जैसे आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज दोगी, वो किस तरह से अपनी लाइफ के पर्पस को देखें? मतलब मुझे लगता है कि हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों की लैंग्वेज को ज़्यादा समझेंगे और उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो बच्चे जिनका पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगता, तो क्या उन्हें मैसेज दोगी? इस एज पे अपना टैलेंट डिस्कवर करना होता है। अगर आप आर्ट्स में अच्छे हो, आपको सब कुछ पहले ट्राई करके देखना होता है आप किस चीज़ में अच्छे हो। राइट।
जैसे आप आर्ट्स में अच्छे हो तो आप आर्ट्स को ट्राई करोगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप आर्ट्स में अच्छे हो, तो आप आर्ट्स के लिए भी टाइम निकालो। लेकिन जब आपको अपना टैलेंट पता चल जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली स्टडीज़ की तरफ ध्यान चला जाएगा। ओके, वो पैशन बन जाता है ना फिर जी। जब आपको पता चल जाता है। हम यहाँ पर वैसे ऐसे हैं कि हम ब्लैंक शूट कर रहे होते हैं, हमें कोई गोल नहीं होता, कोई मोटो नहीं होता, पता नहीं होता बड़े होके क्या बनना है, बस ताया के बेटे ये बन गए हैं, चचा की बेटी ये बन गई है तो हमने भी वही करना है, या हमारे दोस्त भी यही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि बाकी फैमिली और टीचर्स और स्कूल, उनमें मतलब किस तरह से मोस्ट फेवरेट चाइल्ड हैं आप अपने घर की भी और अपने स्कूल की भी, और जो आपकी फ्रेंड्स हैं साथ में वो मतलब उनके साथ किस तरह से आपका रिलेशनशिप है और वो किस तरह से आपको अप्रिशिएट करती हैं? मैं फेवरेट चाइल्ड तो नहीं हूँ, मतलब पेरेंट्स सबको इक्वली लव करते हैं। मेरे भाई को भी 50%, मुझे भी 50%, तो 100% दोनों को प्यार करते हैं। उसके बाद स्कूल में टीचर सबको टेंशन देती है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन होती है। और फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते हैं, और वो भी उन्हें जब पता चलता है बुक्स लिखी हैं तो वो भी कंग्रेचुलेशंस वगैरह बोलते रहते हैं। चलो ये अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, यहाँ पर आने के लिए एक्साइटमेंट तो थी ना कि टीवी पर आ रही हूँ और फिर इंटरव्यू मेरा होगा, तो सारे बाकी मशवरे भी दिए होंगे घर वालों ने भी, फ्रेंड्स ने भी कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे बोलना। जल्दी से बता दो क्या कुछ कहा उन्होंने। मम्मा ने कहा था कि अपने आप हो, बी योरसेल्फ, और बस बोलना है जो भी आपको लग रहा है कि आपको बोलना चाहिए वो बोलना है। और पापा ने कहा था कि कॉन्फिडेंट होना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और कल स्कूल नहीं गई तो फ्रेंड्स से कुछ नहीं कहा था। अच्छा, फ्रेंड्स को कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रेंड्स को बताया तो ना, फ्रेंड्स को बताया तो ना। अच्छा, ये माशाल्लाह यशल, यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड आपने इतनी अच्छी मैं चाहूँगी कि लास्ट में, क्योंकि आगे हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो क्विकली कोई ऐसी जो आपकी मोस्ट फेवरेट पोएम हो, जो मतलब आपको बहुत पसंद हो, वो हो जाए। यस यस, सुना दी अभी, क्रूएल्टी ऑफ लाइफ। अच्छा, क्रूएल्टी ऑफ लाइफ, दैट वाज योर मोस्ट फेवरेट। तो कोई सेकंड मोस्ट फेवरेट नहीं है जो कि यू वांट के बाकी सब भी लोग सुने? कोई उर्दू में कोई कभी की है पोइट्री? नहीं। कोई वैसे बुक्स वगैरह पढ़ती हैं जी पोइट्री की, तो हु इज योर फेवरेट पोइट? पोइट, आई डोंट हैव अ फेवरेट पोइट। राइटर्स है फेवरेट, मतलब जो पोइट्री, सारी पोइट्री अच्छे करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे करते हैं वो लोग हैं। राइटर्स फेवरेट है मेरे। ओके, कौन है? जैसे रोल्ड हाल। ओके, उसकी मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। कैथरीन पैटरसन। ओके। और एक लेमनी स्निकेट, उसने सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लिखी है जो बहुत अच्छी। लिटरेचर की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑलराइट, आई गेट इट। तो ये सब उर्दू में कभी कोई हमारी पोइट्री नहीं पढ़ी उर्दू में? उर्दू में मैंने इलामा इकबाल की बहुत ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन अभी लिखती नहीं हूँ मैं। अच्छा, उर्दू में अभी लिखती नहीं है, तो इन फ्यूचर इरादा है उर्दू में भी लिखने का? ओके, दैट इज़ वेरी नाइस। तो कोई उर्दू का कोई शेर हो, इंग्लिश में तो आपने खुद लिख भी दी है, पढ़ती भी है, तो उर्दू का कोई शेर याद भी है? अभी नहीं है। नहीं, अभी आगे आगे चलेगा, अभी तो आगाज़ है आपकी ज़िंदगी का, अभी तो आप मज़ीद कामयाब होंगी और फिर उर्दू में भी आप लिखेंगी। थैंक यू सो मच यशल, एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक आपकी अगली लाइफ के लिए। मज़ीद आप कामयाब तरह से जो है वो अच्छी नज़में लिखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और इस तरह से जितना भी यंग टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, ऐसे टैलेंट को हाईलाइट किया जाए। एक तो यह है कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और फिर जो बाकी बच्चे हैं ना, जो बाकी देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उनको एक लाइफ का गोल मिलता है, एक मोटो मिलता है कि लाइफ को आगे लेकर कैसे चलना है। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।